लेक्चर का आगाज करते हैं। हम बात कर रहे हैं 9th और मैट्रिक के लिए चैप्टर 3 फिजिक्स का। काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन इसका नाम है और ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। इस वीडियो लेक्चर में हम जिन टॉपिक को कवर करेंगे वो है रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा 3.1 और नाम है इसका रेस्ट एंड मोशन। तो as per the definition, a body is said to be in the state of rest if it does not change its position with respect to its surrounding। क्या मतलब है इसका? कोई भी बॉडी को कहा जाएगा कि ये हालत सुकून में है या स्टेट ऑफ रेस्ट में है अगर उसकी पोजीशन उसके माहौल के लिहाज से तब्दील नहीं हो रही है। एग्जाम्पल, while sitting in a room you are in a state of rest if your position with respect to the walls and roof is not changing। यानी कि हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं तो हम हालत सुकून में हैं या हम स्टेट ऑफ रेस्ट में हैं क्योंकि हमारी पोजीशन हमारे अतराफ की दीवारों और छत के लिहाज से बिल्कुल भी तब्दील नहीं हो रही है। वो अलग बात है कि दुनिया मुसलसल घूम रही है लेकिन हमारे अतराफ का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, वो स्टैटिक है या रुका हुआ है। तो इस तरह से हम किस हालत में हैं, हम रेस्ट की कंडीशन में हैं। अ पार्क्ड बस is in state of rest if its position is not changing with respect to its surroundings। मतलब ये हुआ कि गाड़ी या बस अगर पार्क हुई हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी रेस्ट की पोजीशन में है। ठीक है। A body is said to be in the state of motion if it changes its position with respect to its surrounding। क्या मतलब है इसका? कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी कहा जाएगा कि हालत हरकत में है या मोशन में है अगर उसकी पोजीशन मुसलसल तब्दील हो रही हो उसके सराउंडिंग या इन्वायरमेंट के लिहाज से। एग्जाम्पल, अ मूविंग बस इज इन स्टेट ऑफ मोशन इफ इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मतलब अगर बस चल रही है तो बस के तरफ की जो भी सड़क है, पार्क है, गाड़ियां पार्क हुई हुई हैं, मॉल आ रहे हैं, वो सब क्या हो रहे होंगे, उनका इन्वायरमेंट या साथ की सराउंडिंग मुसलसल तब्दील हो रही है। लिहाजा कहा जाएगा कि बस जो है वो मोशन में है या मूव हो रही है। Sometime the body is at rest with respect to some other body, but at the same time it is in a state of motion with respect to some other body। कभी कभी होता यह है कि एक बॉडी किसी एक के लिहाज से हालत सुकून में होती है और किसी दूसरे के लिहाज से हालत हरकत में होती है। मिसाल के तौर पे, a person sitting in a moving train compartment will find all things in the compartment stationary। मतलब ये कि अगर आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और सफ़र के दौरान आपके कंपार्टमेंट में जितनी भी लोग बैठे हुए हैं या जितनी भी चीज़ें वो आपके लिहाज से स्टेशनरी हैं जबकि एक्चुअली ट्रेन क्या हो रही होगी, हरकत कर रही होगी। For a person standing on the platform, all the things in the compartment are in motion। और अगर यही ट्रेन अगर सफ़र कर रही है और जो ऑब्जर्वर है वो कहीं बाहर खड़ा हुआ प्लेटफॉर्म पे देख रहा है तो उसके लिहाज से ट्रेन भी मूव कर रही है और ट्रेन में बैठा हुआ हर मुसाफिर और रखी हुई तमाम चीज़ें भी हरकत कर रही होंगी। जिसका मतलब ये हुआ कि एक ही वक्त में एक ऑब्जेक्ट दूसरे के लिहाज से रेस्ट की पोजीशन में है और किसी और के ऑब्जर्वर के लिहाज से जो है वो मूविंग पोजीशन में है या मोशन में है। Topic 3.2 is types of motion। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले है ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। लीनियर मोशन ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसलेटर मोशन। अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ इज इन दिस टाइप ऑफ मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है या वो कर्व्ड पाथ पर मूव कर रहा है तो इस तरह की मोशन को हम ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज बाय द सेम अमाउंट। क्या मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लीनियर मोशन के अंदर तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कंप्लीट एक ही तरह का होगा। मतलब उस ऑब्जेक्ट का या उस बॉडी के हर पार्ट का डिस्टेंस ऑब्जर्वर से मुसलसल एक ही फासले पे ट्रैवल कर रहा होगा, यानी हर चीज़ का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम होगा।
ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन को मजीद एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ फ्लैट रोड, कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे गाड़ी चल रही है, किसी स्ट्रेट रोड पे गाड़ी चल रही है, तो वो भी क्या होगी, वो लीनियर मोशन है। मोशन ऑफ अ मोटर बाइक ऑन अ सर्कुलर रोड, तो मोटर बाइक अगर टर्न हो रही है किसी कर्व पाथ के ऊपर, सर्कुलर रोड के ऊपर, तो वो भी क्या है, लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन ही है। मोशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल हिट फॉर अ सिक्सर, मतलब अगर किसी बैट्समैन ने क्रिकेट में बॉल को हिट किया है और बॉल बिल्कुल हवा में चलते हुए जा रही है, वो बाउंड्री वॉल क्रॉस कर रही है, मतलब सिक्स हो रहा है, तो जब भी बॉल की जो मूवमेंट है वो क्या कहलाएगी, वो लीनियर मोशन ही कहलाएगी। Number 2 है rotatory motion. If a body spins or rotates about a fixed point or axis, its motion is called rotatory motion. मीन्स कोई बॉडी है जो कि स्पिन कर रही है या रोटेट कर रही है, और रोटेट कर रही होगी या स्पिन कर रही है, यकीनी तौर पे कोई ना उसका फिक्स पॉइंट होगा, तो वो जो उस एक्सिस या फिक्स पॉइंट के अराउंड स्पिन या रोटेट कर रही है, तो इस तरह की बॉडी की मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन। मोशन ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी इन दिस केस इज अ सर्कुलर मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा, यही तमाम मोशन को हम क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल्स करते हैं रोटेटरी मोशन की। रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूम रही है, उसके एक्सिस के घूमने पर ही क्या होते हैं, 24 आवर्स का एक डे है हमारा, तो ये जो अर्थ की मोशन है अपने एक्सिस के ऊपर, ये कहलाती है, ये रोटेशन मोशन कहलाती है, ये रोटेटरी मोशन कहलाती है। द व्हील ऑफ अ मूविंग कार, तो कार का जो व्हील मूव कर रहा होता है अपने एक्सल के ऊपर, वो भी क्या है, वो भी रोटेटरी मोशन है। द ब्लेड्स ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रिक फैन, तो हमारे सर पे जो पंखा चल रहा है, चाहे वो पेडिस्टल फैन हो, एग्जॉस्ट फैन हो, सीलिंग फैन हो, उनकी तमाम की जो ब्लेड्स की मोशन है वो सारी की सारी क्या है, वो रोटेटरी मोशन है, क्योंकि वो अपने सेंट्रल के गिर्द जो है वो अपने एक्सिस पे घूम रही होती हैं। थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। अ ब्लॉक सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय मींस ऑफ अ स्प्रिंग, हमने किसी ब्लॉक को अगर किसी डोरी के साथ टांग दिया है, when pulled in a downward direction within elastic limit and released, और उसके बाद फिर हमने उसको खींचा नीचे की तरफ और उसके बाद फिर उसको रिलीज कर दिया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खींचा कि वो डोरी टूट जाए, उसकी जितनी लचक की क़ुव्वत थी उस लिहाज से हमने उसको खींचा और फिर हमने छोड़ दिया। इट्स रिजल्टिंग मोशन इज वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। अब जो उस ब्लॉक की मूवमेंट होगी या मोशन होगी, उस टाइप की मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल से मैं समझते हैं उसको। टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम इज द वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। मतलब ये हुआ कि जो पेंडुलम मूव कर रहा है किसी घड़ी के अंदर, वो क्या कहलाएगा, वो ऑसिलेटरी मोशन। या जो हम जो किसी स्विंग पे या किसी झूले पे बैठ के मूव करते हैं, तो ये जो मोशन होती है वो भी क्या होती है, हमारी टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। टॉपिक 3.3 इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को डिफाइन करते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स with the motion of objects without any reference to the force or agent causing the motion। तो काइनेमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, और हम ये नहीं देख रहे कि कौन सी फोर्स लगी जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आया, या कौन कौन सी फोर्सेस इसकी मोशन पे अप्लाई हो रही हैं या असरअंदाज हो रही हैं। ग्रीक वर्ड कैनिमा मीन्स मोशन। असल में काइनेमेटिक्स का वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड कैनिमा से निकाला गया है, जिसका मतलब था मोशन यानी कि हरकत। इट इज द स्टेडी ऑफ पोजिशन एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस एट अ सर्टेन टाइम विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। असल में ग्रीक दौर में कैनिमा उस स्टडी को कहते थे जिसमें स्पेस में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी किया जाता था, और उसको ये नहीं दिखाया जाता था कि कौन कौन सी फोर्सेस उस पर अप्लाई हो रही हैं, या उस स्पेस पे जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उस पर कौन कौन से कॉजेज हैं जो उसको वहाँ पे मूव करवा रहे हैं। Similarly, another branch of physics which deals with the causes of motion is called dynamics। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास फिजिक्स की एक और ब्रांच जिसको हम डायनामिक्स कहते हैं, और इसमें हम स्टडी करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने में कौन कौन सी फोर्सेस लगी हैं या क्या वजूहात हैं कि वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो मोशन में आ गई है। ग्रीक वर्ड डायनामी मीन्स
पावर। तो काइनेमेटिक जिस वर्ड से निकला है वो क्या है, ग्रीक वर्ड डायनामी है, जिसका मतलब क्या है, फोर्स या पावर। इट डील्स विद द कॉजेज ऑफ मोशन एंड हाउ दे इफेक्ट द मोशन। इसका मतलब युवक इसमें हम स्टडी करते हैं वो कौन सी वजूहात हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आई हैं और वो उस मोशन में लाने में किस तरह असरअंदाज होती हैं, या उस ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, हालत हरकत में है, उस पर कैसे अपना असर डाल रही हैं। इट इज अ स्टडी ऑफ पुशेस और पुल्स विच कॉज और रेजिस्ट द मोशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने ऑब्जेक्ट की मोशन के कॉजेस को स्टडी करना है, बल्कि उसके साथ साथ मोशन को रोकने के लिए या उसकी मूवमेंट को स्लो करने में कौन कौन से फोर्सेस लग रही हैं जो कि ऑब्जेक्ट को रोक रही हैं या रोकने की कोशिश कर रही हैं। मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स को स्टडी करते हैं। मतलब ये कि वो हरकत क्यों कर रही है और हरकत में लाने पर के लिए कौन कौन सी फोर्सेस का असर पड़ा है। तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3.4 स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेथड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जिस चीज को भी मेजर किया जा सके वो क्या कहलाएगा, वो क्वांटिटी कहलाएगा। तो किसी भी अंदाज से उसको मेजर कर सकें वो क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सो हर वो चीज़ को हम मेजर कर सकें वो क्वांटिटी है, और देन उस क्वांटिटी को हम डिवाइड करते हैं दो पोर्शन में। ये कुछ क्वांटिटी कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज और क्वांटिटी कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, स्केलर quantities are the physical quantities which are completely specified by their magnitude only। मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम उसके मैग्नीट्यूड के जरिए अगर वाजे कर दें और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने पे ही वो क्वांटिटी समझ में आ जाए कि कितनी है, तो वो क्या है, वो कहलाएंगी स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड बाय द सिंपल अर्थमेटिक मेथड। तो स्केलर क्वांटिटीज की जो कैलकुलेशन है वो इस पे सारे के सारे अर्थमेटिक प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, और वो ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और साथ साथ मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज की, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, टेम्परेचर एंड चार्ज जो है वो क्या है, वो स्केलर क्वांटिटीज में आती हैं। नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटीज, physical quantities which are completely specified by their magnitude and direction both। तो क्या मतलब है इसका कि फिजिकल क्वांटिटीज जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलाना पड़े बल्कि हमें उसकी डायरेक्शन भी लाजमी बतानी पड़े, तो उन तमाम क्वांटिटीज का कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज एक्टिंग अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड बाय सिंपल अर्थमेटिक मेथड्स। यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर सिंपल अर्थमेटिक प्रिंसिपल नहीं लगते। वेक्टर क्वांटिटीज आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाई बाय ज्योमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। तो मतलब ये है कि वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर, क्योंकि वो क्वांटिटी है लिहाजा उसको भी तो हमें ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन वो सिंपल अर्थमेटिक से नहीं होंगी, उसके लिए हमें ज्योमेट्रिकल और ट्रिग्नोमेट्रिकल जो लॉ हैं वो उस पर अप्लाई होते हैं। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली बाय अ डायरेक्शनल लाइन सेगमेंट। तो वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हम एक लाइन सेगमेंट के जरिए, डायरेक्शन के जरिए हम क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट गिव्स मैग्नीट्यूड। तो जो भी वेक्टर की लेंथ होगी वो हम लाइन की लेंथ के जरिए वासे करेंगे कि जितनी बड़ी भी वेक्टर क्वांटिटी है उतनी ही बड़ी लाइन की लंबाई होगी। एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन।
और सिर्फ लाइन की लंबाई के साथ साथ हमें ये बताना पड़ेगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो भी डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन पे हमें एरो हेड के ज़रिए उसकी डायरेक्शन को वाज़ेह करेगा कि ये जो बी वेक्टर क्वांटिटी है ये किस तरफ जा रही है। Example: displacement, velocity, acceleration, force, motion and torque are the examples of vector quantities. Topic number 3.5 is distance and displacement. Distance को define करते हैं, it possesses magnitude, it is a scalar quantity। तो मतलब ये हुआ कि जो distance है वो असल में एक magnitude की वजाहत करता है और इसके साथ साथ डिस्टेंस खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, इट पॉसेसेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ यही बताएगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो बुनियादी फ़र्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में वो ये है कि डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी वाइल डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। Next is speed in topic number 3.6. It is a ratio of a distance traveled by the body to the time taken for the travel. तो speed क्या है? ये रेशो है किसमें? ट्रैवल टाइम में और उस वक्त में जो कि ट्रैवल में लिया गया है। सो स्पीड को हम क्या कह सकते हैं? स्पीड इज द रेशो या वो निस्बत है जो कि जितना भी ट्रैवल किया गया है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में और उसके बाद फिर किस वक्त में ये ट्रैवल किया गया है। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज अ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो क्या मतलब हुआ इसका? जो एवरेज स्पीड है उसको हम कैसे वाज़ेह करते हैं कि जितना भी डिस्टेंस कवर किया है, और आमतौर पर डिस्टेंस के लिए हम सिंबल एस को इस्तेमाल करते हैं, और वो जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो कितने वक्त में तय किया गया है, मतलब उस डिस्टेंस को तय करने में कितना टाइम लगा, इसको हम क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड कहते हैं। जैसे कहा गया कि रेशो है तो एवरेज स्पीड के लिए हम डिस्टेंस को ज़ाहिर करते हैं एस से और टाइम को ज़ाहिर करते हैं टी से। तो एवरेज स्पीड कैसे हासिल होगी? अगर हम डिस्टेंस जो ट्रैवल किया गया है उसको उस टाइम से डिवाइड करें जिसमें वो डिस्टेंस तय किया गया है, तो क्या कहलाएगा? वो एवरेज स्पीड कहलाएगी। So mathematically average speed is equal to distance travel by time taken। इसको हम सिंबॉलिकली कैसे वर्क कर सकते हैं? VAV is equal to S upon T। इसमें स्मॉल AV एवरेज स्पीड को जाहिर कर रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं इसको। अ मोटरसाइकिलिस्ट कवर 150 मीटर इन 10 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट। सॉल्व करते हैं इसको। डिस्टेंस कवर्ड हमें गिवन है और वो है 150 मीटर, और आमतौर पर डिस्टेंस को हम किससे जाहिर करते हैं? एस से जाहिर करते हैं। सो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 150 मीटर। देन टाइम टेकन इज इक्वल टू टी और इक्वल टू किसके है? 10 सेकेंड्स। ये भी हमें गिवन है। एंड देन स्पीड इसे v से एक्सप्रेस करते हैं, वो हमसे पूछा गया है। सो फार्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। पुट कर देंगे वैल्यू। s की गिवन है हमें 150 और टाइम भी हमें गिवन है 10, तो 150 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 15। अच्छा, इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर डिस्टेंस है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर में होती है SI यूनिट के तहत, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड है। तो क्या हो जाएगा ये? 15 मीटर पर सेकेंड। Hence the speed of the motorcyclist is 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड में वो मोटरसाइकिलिस्ट 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है या ट्रैवल कर रहा है। टॉपिक नंबर 3.7 is velocity। Definition is speed refers only to the time rate at which a body is moving। Speed refers only to the time rate at which a body is moving। तो स्पीड हमें सिर्फ ये बताती है कि वो बॉडी किस टाइम रेट के लिहाज से मूव कर रहा है। Velocity refers to both the speed and direction in which the body is moving। तो वेलोसिटी ना सिर्फ ये बताती है कि किस टाइम रेट पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बल्कि ये बताती है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस
क्या मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी क्या बता रही है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बता रही है या डिस्टेंस बता रही है, कवर्ड बाय द बॉडी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। तो मतलब ये कि ना सिर्फ ये बता रहा है कि कितने टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बल्कि ये भी बता रहा है कि वो किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है या बॉडी किस तरफ जा रही है। If a body is displaced through a distance s during time t, its average velocity VAV given by, यानी कि कोई भी बॉडी जिसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है या डिसलोकेट हुआ है वो कितना है, s है, और उसके बाद उसने टाइम लिया है उस डिस्प्लेसमेंट कवर करने में, वो है t। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे ज़ाहिर कर देंगे, नंबर वन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हमेशा एक एरो लगता है और जिसका हेड जो है वो राइट साइड पे होगा, ये इसकी सिंबल है, लिहाजा एवरेज वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे v से, मतलब वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, और साथ जो उसके a भी लगा हुआ है ये एवरेज को शो कर रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू s अपॉन t, यहाँ पे s से मुराद डिस्टेंस है और t से मुराद टाइम है, तो वहाँ पर एक फार्मूला सामने आया और वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। When speed and direction of the motion of a body do not change, the velocity is said to be uniform. इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव तो हो रहा है लेकिन उसकी स्पीड और डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या मतलब है उसका, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल टाइम में इक्वल स्पेस तय कर रहा है, हर दफ़ा वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है, तो इस तरह की ऑब्जेक्ट की मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंजेस इफ देयर इज एनी चेंज इन द स्पीड और डायरेक्शन और बोथ, यानी कि वेलोसिटी कब चेंज होती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की तो स्पीड चेंज हो जाए, यानी कि वो अब डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट मूवमेंट करें और उसकी डायरेक्शन तब्दील हो जाए, या एक साथ ये दोनों चेंज हो जाएं। तो अगर चाहे सिर्फ स्पीड चेंज हो, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो जाएं, स्पीड और डायरेक्शन, तब क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वेलोसिटी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट की चेंज हो गई। सच अ वेलोसिटी इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है या डायरेक्शन चेंज हो रही है या दोनों चेंज हो रहा है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, उसको वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि हमें इसके साथ हमेशा डायरेक्शन बतानी पड़ती है। इन एसआई यूनिट्स इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। तो एसआई सिस्टम क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, अब लिखते कैसे हैं इसको, हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड या मीटर इंटू सेकेंड पावर -1। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, किसी भी अंदाज से एसआई यूनिट में हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। टॉपिक नंबर 3.8 इज एक्सेलरेशन। When velocity changes, an acceleration is always produced. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एक्सेलरेशन हुआ है, वो एक्सेलरेट कर गई है। एक्सेलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उस टाइम स्पेस में या उस टाइम स्लॉट के अंदर, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो एक्सेलरेशन क्या है, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उस टाइम स्लॉट्स में, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब ये क्या है, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम रेट है, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। कंसीडर अ बॉडी हुज वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम vi to vf इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। अब यहाँ पे 2-3 बातें समझने की है। पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हुई है, तो यकीनी तौर पे जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो पहले कुछ और होगी और बाद में कुछ और होगी। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये इब्तिदाई वेलोसिटी है, उसको हम वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मतलब इसका, इनिशियल वेलोसिटी। और फिर वेलोसिटी चेंज हो गई, जो चेंज होने के बाद हुई उसे हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी।
और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं वी एफ के ज़रिए। अब ये बात याद रखने वाली है कि वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा वी आई के ऊपर हमने एरो हेड बनाया हुआ है, और एग्जैक्टली वी एफ के ऊपर भी क्या बनेगा, एरो हेड बनेगा। उसके बाद फिर चेंज, वेलोसिटी चेंज हो गई, इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी और बाद में क्या हो गई, वो वी एफ हो गई इन अ शॉर्ट इंटरवल टाइम। मतलब कितना टाइम लगा उस चेंज होने में, जितना भी टाइम लगा वेलोसिटी के चेंज होने में, उसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग, hence an acceleration a is produced in it। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो चेंज हुई है उसमें यकीनी तौर पे क्या हुआ होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा। सो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन टाइम डेल्टा टी इज, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, डेल्टा टी वो टाइम है जिसमें चेंज आया है। सो डेल्टा वी चेंज हुआ, मतलब डेल्टा वी क्या चेंज हुआ, डेल्टा वी जो है वो वेलोसिटी चेंज हुई। और वो कैसे चेंज हुई, वो कैसे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो डेल्टा वी भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वो कैसे आएगी, क्योंकि हमने एक वेक्टर क्वांटिटी फाइनल वेलोसिटी में से एक और वेक्टर क्वांटिटी इनिशियल वेलोसिटी निकाली है, तो ये जो चेंज आया, जो डिफरेंस आया, उसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा वी कहेंगे। चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्या मतलब है इसका, कि जो वेलोसिटी में चेंज आया है इन यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम से क्या मतलब है, एक सेकंड में। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हम चेंज इन वेलोसिटी को चेंज इन टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम आ जाएगा, मतलब डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं इसको, वो भी किसके बराबर है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू change in velocity divided by change in time. Since rate of change of velocity is called acceleration, which is denoted by small a। अच्छा, क्या बात सामने आई यहाँ पे, ये नजर आता है हमें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही क्या कहते हैं हम, एक्सेलरेशन कहते हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं उसको स्मॉल ए से, और यकीनी तौर पे ये वेक्टर क्वांटिटी लिहाजा इसके ऊपर भी एरो आएगा। तो मैथमेटिकली स्मॉल ए यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ये है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका और उसका फार्मूला। इट कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, then the acceleration is said to be positive, called acceleration। तो बात यह है कि अगर किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो मुसलसल इंक्रीज हो रही हो, मुसलसल बढ़ रही हो, तो क्योंकि जो इंक्रीजमेंट है वो क्या है, वो एक्सेलरेशन कहलाएगा, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा, या उसको सिर्फ क्या कहेंगे हम, एक्सेलरेशन कहेंगे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इट्स डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ द मोशन। तो समझने के लिए हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है, दोनों सेम होती हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नेगेटिव। तो अगर किसी बॉडी की मूवमेंट हो रही है और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, तो इस तरह के एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब इसको एक्सेलरेशन इसलिए कहेंगे कि एक्सेलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई चेंज तो हो रही है ना वेलोसिटी, आइदर पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन तो हो रही है। तो क्या हुआ इसके अंदर, इस तरह का क्या कहते हैं हम, नेगेटिव कहते हैं, एंड ऑल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा इसको डिसेलरेशन भी कहेंगे और रिटार्डेशन भी कहेंगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसा क्यों है, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन, यकीनी तौर पर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर इसकी जो मोशन की डायरेक्शन होगी वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो हर दफ़ा इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है, मतलब हर दफ़ा
एक सेकंड के अंदर उतना ही इजाफा होता है जितना पिछले एक सेकंड में हुआ था। तो इस तरह की एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन, इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है और उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है और उसमें ना वेलोसिटी बढ़ रही है और ना वेलोसिटी कम हो रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? जीरो एक्सेलरेशन। ये बात हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि उसमें तब्दीली होना वक्त के मसावी वक्फों में, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो उस नतीजे में एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? जीरो एक्सेलरेशन कहलाएगा। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिस तरीके से हमारे पास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन एसआई यूनिट, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड टू द पावर -2। तो एसआई सिस्टम में हम जब एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे तो उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द वेलोसिटी ऑफ अ मोटर कार मूविंग अलोंग अ रोड इंक्रीजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो कि एक रोड पे चल रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पहले थी वो 10 मीटर पर सेकेंड और बढ़ के कितनी हो जाती है? 50 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। मतलब ये वेलोसिटी का चेंज आया है, ये कितने टाइम में आया है? ये 8 सेकेंड में आया है। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। हमसे क्या पूछा गया है? बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। सॉल्व करते हैं इसको। गिवन है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये बात जानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं और गिवन है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट गिवन है हमें फाइनल वेलोसिटी और वो कितनी गिवन है? 50 मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं फाइनल वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें टाइम भी दिया गया है, तो टाइम टेकन बाय द कार कितना है? डेल्टा टी इज 8 सेकेंड। मतलब कितने टाइम के चेंज होने पे ये वेलोसिटी में चेंज आ गया? 8 सेकेंड के दौरान। मतलब गाड़ी ये मूव कर रही है 8 सेकेंड में, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के 50 मीटर पर सेकेंड हो गई। हमसे क्या पूछा गया है? एवरेज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। सबसे पहले हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। हम जानते हैं चेंज को हमेशा डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज निकालना है, सो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा वी के जरिए। और हम ये भी जानते हैं कि चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल से। तो डेल्टा वी हम फाइंड कर सकते हैं अगर हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दें, और ये दोनों हमें गिवन है। तो फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। सो 50 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। सो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार इज 40 मीटर पर सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला भी हम जानते हैं, वो क्या है? AAV इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? अगर हम चेंज इन वेलोसिटी को चेंज इन टाइम से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, और वही हमसे पूछा गया है। सो डेल्टा वी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है और वो कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड, जबकि डेल्टा टी की वैल्यू हमें गिवन है वो है 8 सेकेंड। सो 40 डिवाइड बाई 8 is equal to 5 meter per second square. So the rate of change of acceleration is 5 meter per second square. Example number 2 solve करते हैं। A car is moving with uniform acceleration and attains the velocity of 72 km per hour in 5 minutes. एक कार है जो कि मूव कर रही है और क्या है? उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये हमें गिवन है, और उसने वेलोसिटी को अटेन कर लिया है। कहाँ तक पहुँच गई वेलोसिटी उसकी? 72 किलोमीटर पर आवर तक। कितनी ड्यूरेशन में? 5 मिनट में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, राइट।
तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो गिवन है हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये मतलब याद रखने वाली और समझने वाली है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट से मूव करेगी तो हमेशा उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को 0 कंसीडर किया जाएगा। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज इक्वल टू वी आई, जो हम वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी को, बराबर है किसके, इक्वल टू 0 के। क्यों? क्योंकि हमें कहा गया था कार जो है वो रेस्ट की पोजीशन में है। और क्या गिवन है हमें, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार वी एफ इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर ऐसा यूनिट नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें इस किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा यूनिट में, और वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 72 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। एंड देन आर, 1 घंटे में 60 मिनट, एंड देन 60 मिनट में हर मिनट में 60 सेकेंड, मतलब 60 मल्टीप्लाई बाई 60 जो कि इक्वल टू है 3600, 3600। सो 72 गिवन था, किलोमीटर में था, मीटर करने के लिए उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, और वो आवर्स में था, लिहाजा उसको सेकंड में लाने के लिए हमने 3600 से डिवाइड किया। सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकिंग बाय द कार हमें गिवन है, और वो कितना है, 5 मिनट। मतलब ये कि वो क्या है, वो डेल्टा टी है। कितने टाइम में, 5 मिनट की टाइम ड्यूरेशन के अंदर कार रेस्ट की पोजीशन से 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को अचीव कर लेती है। अब ये हमें मिनट्स में दिया गया, और हम जानते हैं कि ऐसा यूनिट सेकंड है, तो हमें सबसे पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा इस 5 मिनट्स को सेकंड में, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। क्यों? क्योंकि हर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट्स मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 300 सेकंड। तो दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि कार ने रेस्ट की पोजीशन से 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तक हासिल करने में जो टाइम लिया है वो कितना है, 300 सेकंड। सो एक्सेलरेशन ऑफ द कार हमसे पूछा गया है, हमें वो फाइंड आउट करना है, और फार्मूला क्या है उसका, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वी एफ हमें गिवन है, और चेंज को हम कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि रेस्ट में था लिहाजा 0 पुट करेंगे। सो 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू 0.066 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Hence, the acceleration of the car is 0.066 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वीडियो लेक्चर से मुतालिक आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। हमारी वेबसाइट विजिट करने के साथ साथ हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब और लिंक्डइन पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मज़ीद एकेडमिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।